अगला क्वेश्चन है आपका फ्रोस्टिंग इन रेफ्रिजरेटर इन प्लेस ऑफ, तो क्या होगा इसका? प्रेशर रिड्यूसिंग एक्सपेंशन वाला नहीं, ऑप्शन नंबर एक तो नहीं है। एवोपरेशन ऑफ कूलेंट, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ आइस ओवर एवापोरेटर कॉइल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका एवापोरेटर कॉइल है उस पे आइस है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी जम जाएगी आइस, तो उसी को आप क्या कहोगे? प्रशीतन फ्रोस्टिंग कहोगे। प्रशीतन में फ्रोस्टिंग का क्या तात्पर्य है? तो वाष्पीकरण कुंडली के ऊपर बर्फ का जमाव, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये गुजराती में देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है R12 रेफ्रिजरेंट कोड में R1 एंड R2 क्या है? तो आप बताइए क्या है। पहले देख लीजिए R12 है क्या। R12 को क्या लिखेंगे हम? R012, ठीक है, ये इसका पूरा होता है फॉर्मूला, बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं इसलिए हटा देते हैं। तो जीरो होता है आपका कार्बन, उसके बाद होता है आपका हाइड्रोजन, और 12 होता है जो लास्ट में होता है वो होता है आपका फ्लोरीन यानी F। तो CHF होता है। अगर इसका फॉर्मूला निकालना होता है तो C+1 H- F आपका H जाएगा, जितना है उतना का उतना ही, ठीक है। C+1 का मतलब है जितना यहाँ पे है उसमें एक ऐड कर दो, C की वैल्यू जितनी है उसमें एक ऐड कर दो, तो वो आपके C आ जाएगा, यानी कार्बन के परमाणु आ जाएंगे। और उसके बाद है अगर H है, जितनी यहाँ पे H है उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है, एक माइनस करना है दोस्तों, तो वो आपका H की वैल्यू आ जाएगी। और F जितने हैं उतने के उतने पड़े रहेंगे दोस्तों। ये आपका शॉर्ट एकदम आराम से सबको याद रहेगा। अभी इसका एक बार फॉर्मूला निकालते हैं पहले तो हम। पहले फॉर्मूला निकालेंगे तो C यहाँ कितना है? जीरो है, तो जीरो प्लस C की वैल्यू कितनी है? जीरो प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ C कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा C। और H-1 यानी H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक है, तो एक माइनस एक यानी H आ जाएगा आपका जीरो। और F कितने हैं? F आपके दो के दो है, तो दो के दो आ जाएंगे, तो H आपका जीरो आ गया, तो H कुछ आएगा नहीं, F आपका दो आ गया। अब जो कार्बन है ना उसके चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बट दो तो आ गए F यानी फ्लोरीन आ गए, पर दो खाली रह गए, तो यहाँ आ जाएंगे आपका Cl, ऑटोमेटिक Cl आ जाएगा। तो Cl कितने होंगे? दो। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया CCl2 और F2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप सीधे तरीके से देख सकते हो। और नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए वीडियो को रिवर्ट करके। तो इसमें दोस्तों जो परमाणु किसका, एक किसका है हाइड्रोजन का और दूसरा है फ्लोरीन का। तो एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देख सकते हो R12 रेफ्रिजरेंट कोड एक और दो क्रम से निर्धारित है, तो एक हाइड्रोजन की है और दूसरा है फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप गुजराती में है तो गुजराती में देख सकते हो। हाँ अगला देखिए आ ही गया केमिकल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला निकालना है R22 का, तो R12 का दिखाया था अभी, R22 का सेम तरीके से आप निकालिए। तो R12 को 22 को पहले क्या लिखिए? R022, ये इसका होगा, ये होगा आपका C+1, C+1 होगा आपका H-1, H-1, और ये आपका H जाएगा F की वैल्यू यानी फ्लोरीन की। तो C+1, C की वैल्यू कितनी है? जीरो, जीरो प्लस 1 एक, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की एक आ जाएगी आपकी, समझ में आया? C की वैल्यू जीरो प्लस 1, C की वैल्यू जीरो है ना, प्लस जीरो रखेंगे प्लस 1, तो प्लस 1 की 1 एक आ जाएगी, एक यानी C आपका एक आ गया। फिर H-1 यानी 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 आ जाएगा एक, तो ये भी H भी एक आ गया और फ्लोरीन आ जाएगा आपका दो, ठीक है। एक C यानी C आ गया, ठीक है, H आ गया, H आ गया, और F आ गया कितना? दो, तो F2 आ गया। अभी देखिए C का कितने बॉन्ड होते हैं? चार बॉन्ड होते हैं, तो दो F आ गया, एक H आ गया, तो एक H आ गया और दो F आ गया आपका, एक बॉन्ड बच गया, यहाँ आ जाएगा Cl। तो अभी कितना हो जाएगा आपका? दो F
आ गया और एक आपका Cl और ऐड हो जाएगा इसमें और H आपका ये आ गया। तो अब CHF2Cl, Cl आपका पहले आता है तो वो Cl आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, इसको आगे करो पीछे करो, बट बोलने में आ जाता है CHClF2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगर समझ में नहीं आया दोबारा रिवर्ट करके देख सकते हो, आसान तरीका है, कोई इशू नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। अगर फॉर्मूला से आपको इसका न्यूमेरिकल निकालना है तो वो निकाल सकते हो, वापस इसको रिवर्ट कर दीजिएगा। R22 का देख सकते हो, निकाल के बताया अभी। R22 कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखना है, सिंपल कैसे याद रखना है, C+1 H-1 और F। इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे दोस्तों, जैसे R है, अपवाद है इसमें, ठीक है, R600 है, ये इसमें अपवाद है, तो ये आपको अपवाद याद है, ये अपवाद ये याद रखने, इसका फॉर्मूला इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये देख लीजिए आप, C+1 H-1 और F का F, कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना है, C+1 जो वैल्यू C की है उसमें फॉर्मूले में, उसमें से +1 कर दो तो C आ जाएगा, H में है, H की वैल्यू जितनी उसमें से माइनस कर दो वो H आ जाएगा, और F तो F एज इट इज आपका है ही, F में तो कुछ करना ही नहीं है। और जो फॉर्मूले में होती है, जैसे अगर R134 है तो इसमें जो वैल्यू होती है वो पहली ये C की होती है, दूसरी H की होती है, और तीसरी आपका जो फ्लोरीन होती है उसकी होती है। तो इसमें कितना आ जाएगा, C आ जाएगा आपका 2, 1 + 1 2 आ गया C2, और H आ जाएगा आपका 2 H2 और F3। अभी देखिए C 1 2 C के बॉन्ड कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और 1 ये 4 हो गया ना, एक इस C का, एक ये 2 3 और 4, तो अभी H2 एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, F3 1 2 और 3, एक आपका इसमें Cl आ जाएगा, ठीक है, तो Cl इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो अभी C2H2 सॉरी Cl2 नहीं आएगा, Cl आएगा ओनली, C2H2Cl F3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा 134 का। COP of refrigeration means measure of the strong capacity, its cooling capacity, both above। तो क्या करते हैं COP कूलिंग कैपेसिटी के लिए, स्टोरेज को कैपेसिटी, स्टोरेज है ये, स्ट्रॉन्ग नहीं स्टोरेज, सॉरी। रेफ्रिजरेटर का COP इसका माप है, तो क्या है, शीतलन क्षमता। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 1:15 हो रहे हैं अभी, और दिन में मैंने सोया नहीं पूरे दिन, सुबह उठा था 5 बजे, उसके बाद अभी तक नहीं सोया, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। दिन में टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और इसलिए आज रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं। पेपर है 30 तारीख को, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको उससे पहले पहले कुछ जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपका काम आ जाए दोस्तों, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर टाइप जनरेट हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन विद ऑपरेटिंग, किसमें होता है, रेसिप्रोकेटिंग में, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, कंपन आपका हाईएस्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग में। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ कैपेसिटर स्टार्टर इन द मोटर इज ट्रू, तो क्या होगा दोस्तों, जो स्टार्टर कैपेसिटर है वो किसके लिए यूज होता है, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये नहीं है इसमें, कंट्रोल ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन, नहीं कंट्रोल नहीं करता ये, टेक केयर हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट एट स्टार्ट, तो हाई टॉर्क देता है कैपेसिटर, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन आप बोलोगे सर इसके से चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है दोस्तों, बट दोस्तों उसके चक्कर में आपको जो कनेक्शन है वो चेंज करने पड़ेंगे, तो स्टार्टिंग को सप्लाई रनिंग को स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। सप्लाई अगर आती है तो उसको स्टार्टिंग में रनिंग में देते हैं, तो उसको स्टार्टिंग में करोगे तो चेंज होगा वो, ठीक है, तो उसके लिए सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, ना कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हाई टॉर्क देने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। शुरू में उच्च टॉर्क की आवश्यकता का ध्यान रखना कैपेसिटर
जो स्टार्टर होता है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा है? यूज थ्री फेज मोटर इज परफेक्ट ओवर सिंगल फेज मोटर फॉर डोमेस्टिक यूज। यूज सिंगल फेज मोटर इज परफेक्ट, तो सिंगल फेज मोटर होता है वो परफेक्ट की जाती है आपका डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। डोमेस्टिक यूज में आपका सिंगल फेज का मोटर यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज का मोटर यूज करते हैं, थ्री फेज का मोटर यूज नहीं करते हैं डोमेस्टिक में। तो देख सकते हो घरेलू उपयोग के लिए थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ऑफ स्लिप एन इंडक्शन मोटर हैविंग 4 पोल using following details. The supply frequency is 50 Hz और the actual load speed of rotor 1200 RPM है। इसमें क्या करना है? कैलकुलेटर स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है और इसको आरएससी में दिया गया है, देख लो अभी। ठीक है, तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 50 और 4 पोल की मोटर है और आरपीएम कितना है? 1200 आरपीएम की है। तो 1200 आरपीएम 50 हर्ट्ज, तो और 4 पोल है, तो 4 पोल में कितना होगा? 120 कोण का होगा। 120 इंटू 50 हर्ट्ज, 50 और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 या 12, 30 इंटू 50 यानी 5 या 1500, 1500 और फिर माइनस 1200 और डिवाइडेड बाई कितना है? 1500, सॉरी 1500। तो 1500 1200 माइनस कितने हो गए? 300 डिवाइडेड बाई 1500, तो 5 या 15, 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी 0.2, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 0.2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बट ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, अगर आ भी रहे हैं तो दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं आएगा। तो अगला है ओवर हीटिंग ऑफ द कंप्रेसर मोटर कैन बी रिलेटेड टू। तो ओवर हीटिंग किसके द्वारा होती है? ओवरलोड के द्वारा होती है, ड्रिफ्ट इन वेंटिलेशन डक्ट इसके द्वारा भी हो जाती है, टू हाई और लो वोल्टेज ये इसकी वजह भी हो जाती है। दोस्तों अगर बी आपको नहीं भी आ रहा है कि सर ये क्या है, तो ओवरलोड और ये आप सी देख लीजिए, तो दोनों अगर दोनों आ रहे हैं तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, कंप्रेसर मोटर का अत्यधिक ताप निम्न में से संबंधित हो सकता है। तो अति बार वेंटिलेशन यानी अति बार ओवरलोड, वेंटिलेशन नलिकाओं में गंदगी। अगर ये नहीं आ रहा आपको कि सर ये क्या है पता नहीं, तो बहुत अधिक या कम वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट दोनों इसमें राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उलझना है ही नहीं क्वेश्चनों में, अगर आपको उलझना है ही नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन पढ़ो, तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी तरीके से। अगर इस चैनल पे जो भी वीडियो देखे दोस्तों आपने सारे के सारे अगर देख लिए, तो आप बहुत से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन दोस्तों आराम से कर सकते हो, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के, जो इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ के, बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ यूजिंग बॉल और रोलर बेयरिंग, तो क्या है इसका यूजिंग और क्यों यूज किए जाते हैं बता सकते हो आप? बॉल और रोलर बेयरिंग का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो यह लुढ़कने और घर्षण को फिसलने वाले घर्षण में बदल देता है, या खिसकने वाले घर्षण को लुढ़कने वाले घर्षण में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन स्प्लिट एसी इज नाउ। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है? द लो नॉइज ऑपरेशन, नहीं इसके लिए थोड़ा रहते हैं कि नॉइज कम कर दो, इन्वर्टर ले लो। इट इट मॉडरेट ऑपरेशन,
तो मॉडरेट के लिए थोड़े ना रहेंगे। इट हाई कूलिंग कैपेसिटी नहीं, वो तो पुराने वाले में भी था। इट्स लेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ठीक है। इससे बिजली की खपत कम होती है और आपका परिचालन लागत है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ कंडेंसर इन स्प्लिट, तो कंडेंसर होता है वो कहाँ लगाया जाता है स्प्लिट एसी का? इनसाइड द रूम टू बी कोल्ड, रूम के अंदर नहीं, आउटसाइड द रूम, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कंडेंसर तो आउटसाइड रूम भी लगता है, बाहर ही लगाएंगे, अंदर तो साला कौन लगाएगा उसको? सर्दी में लगा सकते हो आप, कई कस्टमर के जाओगे यहाँ पे बोलेंगे वो सर्दियों में अंदर लगा सकते हैं इसको। तो उसी टाइप से कई टेक्नीशियन होते हैं, नए नए टेक्नीशियन बनते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ सर लगा सकते हो, लगा भी लीजिए आप, और कई तो लगा के भी आ जाते होंगे, क्या बताओ। Which of the following component are required in the frost free evaporator? Frost free evaporator required क्या है? एक है आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। बट अबव तो ये भी इसमें राइट हो सकता है क्योंकि थर्मोस्टेट भी होता है, फैन भी होता है उसमें, ठीक है, हो सकते हैं इसके, बट इसरो जो मानेगा वही सही होगा। हिम मुक्त वाष्पीकरण यंत्र फ्रोस्ट फ्री एवापोरेटर में निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक होता है? हीटर भी होता है, थर्मोस्टेट और पंखा, उपरोक्त सभी। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कौन सा क्वेश्चन है रे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट की डिजायर्ड नॉट डिजायर्ड है ये। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सही है, होनी चाहिए हाई। ओजोन फ्रेंडली होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ एंड इंटरनेस होनी चाहिए, और हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं, लो होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये नोट बोला है, नोट डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ये दोस्तों गैस का क्वेश्चन एक आता ही है, इसका भी दोस्तों अलग से मैंने चैप्टर पढ़ाया गया है, अलग से टॉपिक में बताया गया है, सारा का सारा दोस्तों एक ही टॉपिक में बता दिया मैंने, क्या लो होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, क्या हाई होना चाहिए, और डिटेल में बताया मैंने, और ट्रिक के साथ बताया है, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण नहीं है? तो कौन सा है? उच्च क्वथनांक, ये तो बताया है अभी, ये हिंदी में देख लीजिए आप, या आप गुजराती में भी देख सकते हो। फॉलोइंग यूज आर लो कॉस्ट रेफ्रिजरेंट इज कोल्ड स्टोरेज, तो कौन सी थी? अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें? कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाल्व आर हीट एक्सचेंजर, नहीं ये हीट एक्सचेंजर नहीं है। कंडेंसर एंड एवापोरेटर आर हीट एक्सचेंजर, ये तो है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। गलत पूछा है ना आपको, इनकरेक्ट का मतलब था गलत, तो कौन सा कंसेंट चलता है कि कंप्रेसर और विस्तार वाल्व आपका उष्मा विनायक है, तो उष्मा विनायक नहीं है ये। उष्मा एक्सचेंजर तो आपका कंडेंसर और वाष्पीकरण यानी एवापोरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट टाइप ऑफ कंडेंसर, नोट ए टाइप ऑफ कंडेंसर, तो सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, सेल एंड कॉइल टाइप होता है, सेंट्रीफ्यूगल, ये कौन सा कंडेंसर होता है? ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल को कंडेंसर नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल आपका कंप्रेसर होता है, ठीक है, ये कंप्रेसर होता है। और ट्यूब एंड ट्यूब टाइप, ये भी आपका कंडेंसर होता है। ये हिंदी में देख सकते हो, किस कौन सा एक प्रकार का कंडेंसर नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फॉलिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू, तो फॉलिंग फैक्टर किससे रिलेटेड है बताइए? फॉलिंग फैक्टर निम्न से किससे संबंधित है? तो बता सकते हो किससे संबंधित है? पानी की ठंडा करने की क्षमता, ठंडे पानी के कंडेंसर में गंदगी के जमाव, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा।
following is a limitation of CFC type refrigeration. तो अनस्टेबल एंड रिएक्टिबल हाई बॉइलिंग पॉइंट ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीएफसी प्रकार के रेफ्रिजरेंट की खामी निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? ओजोन परत को क्षरण पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है सेंसिबल हीटिंग इन एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्स्ट मींस। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होगा दोस्तों आपका? हीटिंग एयर विदाउट चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हीटिंग ऑफ रूम विथ टेम्परेचर सेंसर इज फीडबैक लूप, हीटिंग ऑफ एयर इज ह्यूमन कंफर्टेबल। तो इसमें क्या होगा? विशिष्ट आर्द्रता में परिवर्तन के बिना हवा को गर्म करना, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। Following material used generally, following material generally not used, not used for fabrication AC duct। तो इसमें क्या होता है? जीआई शीट का होता है जनरली, ये तो देखा ही आपने। कॉपर का नहीं होता दोस्तों, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट का होता है और माइल्ड स्टील शीट दोस्तों इसका यूज होता है आपका कॉमर्शियल में साइट में, ठीक है। कॉमर्शियल साइट होती है फैक्ट्रियां वगैरह, वहां पे एमएस का किया जाता है यूज, ठीक है। ये बहुत सस्ती होती है इनसे। बाकी सबसे सबसे महंगा आपका कॉपर, अगर बनानी भी आपको तो कॉपर शीट की बन सकती है, कोई इशू नहीं है, बना सकते हो आप। बट ये कॉस्टली होती है इसलिए कहीं ज्यादा यूज नहीं की जाती है, बट माइंड स्टील का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका जीआई शीट आती है, उसके बाद एल्यूमिनियम शीट महंगी आती है, ठीक है। तो कॉपर शीट का बना सकते हो आप, शीट तो किसी का बना सकते हो, फाइबर का बना सकते हो, कॉपर शीट का भी, जीआई का भी, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कॉपर इसमें राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप अगर कोई आपके पास कार्डबोर्ड है उसका भी डक्ट बना सकते हो आप, कोई भी ले लीजिए आप, अगर लकड़ी का भी डक्ट बना सकते हो, बट वो आपके डक्ट यूजेबल नहीं रहती ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What causes a compressor to run continuously in case of an split AC? तो split AC में कंटिन्यूसली रन कर रहा है क्यों? ए नॉन कंडेंसेबल गैस इन सिस्टम, एक्सक्लूसिव लोड ज्यादा है तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये भी हो सकता है। डर्टी कंडेंसर है तो आपका हीट एक्सचेंज होगा नहीं, तो भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ट्रिप मारता रहेगा, चलता रहेगा, ट्रिप मारता रहेगा, चलता रहेगा। एयर नॉन कंडेंसेबल गैस इन सिस्टम, इसके कारण भी दोस्तों आपका कंप्रेसर गर्म होता रहेगा, बट कंटिन्यूसली आपका स्पीड से चलता रहेगा क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑल ऑफ अबव आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। स्प्लिट एसी मामले में कंप्रेसर लगातार चलने का कारण अत्यधिक भार भी है, ज्यादा कंडेंसर है तो भी ट्रिप करता रहेगा, कंप्रेसर चलता रहेगा। और प्रणाली में वायु या गैर घनीभूत गैसें हैं तो ये भी आपका चलता रहेगा, तो सभी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, ऊपर क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? सीओपी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर तो एक से ज्यादा होती है, तो सबको पता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी हो, तो घरेलू रेफ्रिजरेटर की सीओपी एक से ज्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। The pressure at which liquid becomes vapor without heating is called। तो क्या होगा इसमें? पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दबाव। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्रेसर इन ए रेफ्रिजरेशन यूनिट। तो ट्रू कौन सा है? सक्शन पाइप डायमीटर इज बिगर, सक्शन पाइप मीटर का डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है डिलीवरी साइड पाइप मीटर से, यस, एक ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ठीक है। डिलीवरी साइड पाइप मीटर डायमीटर इज बिगर, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों एक ऐसी कंडीशन में है ना
2 ऑप्शन तो कम से कम पढ़ने ही है आपको। अगर एक भी गलत हो जाए तो आपको पढ़ना ही है ऑप्शन तो। हो सकता है दूसरा भी करेक्ट हो, फिर लास्ट में 3 नंबर ऑप्शन आए कि ए और बी दोनों। तो इस चक्कर में आपको ये ऑप्शन पढ़नी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए सही हो गया, ये लगा के आगे चल पड़े। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा ही होता है कि एक लगा दिया और हमें तो सब कुछ आता है, बट घर आके देखते हो, बाहर आते हो, दोस्तों से मिलते हो, तब पता चलता है कि अरे यार मैं ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े पूरे। तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, एग्जाम में आराम से एग्जाम देना है। पछितन इकाई में संपीडक के बारे में निम्नलिखित कथन देते हैं। तो ये वही है, आप हिंदी में देख सकते हो। सक्शन पाइप का व्यास डिलीवरी पाइप साइड के व्यास से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो हाइग्रोमीटर किसको होते हैं, जो मेजर वो आरएच को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता को, ठीक है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर उपयोग किसी ने आपने कर लेते हैं सापेक्ष आर्द्रता को। पार्ट 2 दोस्तों लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 आप देखिए और पार्ट 1 का मजा लीजिए। कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आपको नए मिले, और इस चैनल से आपने कितने क्वेश्चन सीखे, क्या क्या सीखे, वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जाके सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। और वीडियो जहां भी जा रहे हो दोस्तों चला के बैठ जाइए आप। अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी सो रहे हो, तो रील देखने से अच्छा है कि वीडियो चला के देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। पीडीएफ, लोग बोलते हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, दोस्तों पीडीएफ भेजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ ऐसे ही लंबी हो जाती है, और मैं ऑनलाइन ही ज्यादा इसमें करता हूँ, फिर डाउनलोड भी नहीं करता, तो ये आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लैपटॉप में ज्यादा काम करता हूँ मैं, पीडीएफ वाले क्वेश्चन है ना, ये लैपटॉप में बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप पे आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि कुछ अलग तरीका लेके आए, ताकि आपके पास पीडीएफ भी आती रहे। बट पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता दोस्तों, पीडीएफ आती रहती है, ग्रुप में आएगी, डाउनलोड करोगे, फोन में पड़ी रहेगी, और फिर उसको एक दिन आएगा डिलीट मार दोगे, या फोन को फॉरवर्ड मारोगे, फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप कल कभी भी क्लास देखना, आपको मिल जाएंगे। बट अगर पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। बाकी कुछ भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी कोई रॉन्ग क्वेश्चन लगे या कुछ डाउट लगे इस इन क्वेश्चनों में, तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसको हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी टाइम देख सकते हो आप, लगभग आपका 1:40 हो गया दोस्तों, ठीक है। रात का 1:40, यानी रात के टाइम ये वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो शूट किया जा रहा है। तो टाइम दिन में मिलता नहीं है इतना, तो इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूँ। बाकी कुछ भी आपको इशू लगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नया एक चैप्टर के साथ। तैयारी में लगे रहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर आपके हाथ लग गई दोस्तों, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इसरो, एम्स हो, इसरो, कोई भी जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब ले लीजिए दोस्तों, बट गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आपका भी फ्यूचर ठीक हो, आपकी फैमिली का भी फ्यूचर ठीक हो, आपके बच्चों का फ्यूचर ठीक हो, और आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। बट प्राइवेट में दोस्तों आज के टाइम में बहुत ही इतनी दुर्गति है कि आप पूछो मत, कि सैलरी नहीं है दोस्तों, कोई बेनिफिट नहीं है एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट जॉब लगती है दोस्तों, सारा बेनिफिट मिलेगा, सैलरी तो है ही है, बाकी आपको ईएचएस का बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल पूरा फ्री रहेगा आपका, चाहे आप का डैडी का हो, आपका मम्मी का हो, आपके वाइफ का हो, आपके बच्चों का हो, आपका हो, सबका आपको फ्री मिलेगा। स्टूडेंट हो गए आपके अगर बच्चे, तो उनको पैसा मिलेगा, उनकी जो पढ़ाई का पैसा मिलेगा। और आपके डैडी का, आपके मदर का अगर कोई भी छोटी मोटी जो भी बीमारी होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर हो तो मेडिकल का पूरा पैसा मिलेगा। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, लगे रहिए, तैयारी में कमी मत आने दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए।